India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नूपुर शर्मा मामले में जजों की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वालों को मिली राहत। अटॉर्नी जनरल ने अवमानना कार्रवाई की सहमति देने से किया मना, कहा स्वस्थ आलोचना अवमानना नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की हत्या के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने पाया झूठा। याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। सरकार अब याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज कर सकती है केस। विवादास्पद ट्वीट और एफसीआरए उल्लंघन मामले में मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। एक दूसरे केस में हाथरस कोर्ट ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। हेट स्पीच मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस, आप नेताओं को पक्षकार बनाने की दी अनुमति। नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की है मांग। पक्षकार 1 सप्ताह के भीतर कर सकते हैं जवाब दाखिल। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं नूपुर शर्मा मामले की। नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट जजों की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा और वरिष्ठ वकीलों अमन लेखी और के. राम कुमार पर अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने मना कर दिया। अवमानना मुकदमा चलाने की अनुमति वकील C.R. जयासुकीन ने मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा तीनों के बयान स्वस्थ आलोचना के दायरे में है, उन्हें अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता। कानूनन अवमानना कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति की जरूरत होती है। नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना के बाबत अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने आलोचना करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चलाने पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये उचित और वाजिब आलोचना के दायरे में है। के. वेणुगोपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा, पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के. राम कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये आलोचना किसी भी तरह से न्यायपालिका की महिमा के खिलाफ या न्याय प्रशासन में बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी फैसलों में ये माना है कि न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और उचित आलोचना को अदालत की अवमानना नहीं माननी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने कहा, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि आपके पत्र में नामित 3 व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचना दुर्भावना से प्रेरित है या न्याय प्रशासन को बिगाड़ने का प्रयास है या कि यह न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर और प्रेरित प्रयास था। दरअसल वकील C.R. जयासुकीन ने अटॉर्नी जनरल से दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के. राम कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से पहले अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक है। इसी आधार पर वकील C.R. जयासुकीन ने नूपुर शर्मा मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस J.B. पादरीवाला के द्वारा की गई टिप्पणियों की दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के. राम कुमार के द्वारा की गई आलोचना के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दिए जाने की मांग अटॉर्नी जनरल से की थी।
जजों की टिप्पणी के बाद अलग अलग संगठन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत कर रहे हैं। केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीएन रविंद्रन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। उनके इस पत्र पर न्यायपालिका, नौकरशाही और सेना के 117 पूर्व अधिकारियों और जजों के दस्तखत हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा ने भी नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आदिवासियों की जुडिशियल किलिंग का आरोप लगाने वाली याचिका को फर्जी पाया और खारिज कर दिया। याचिका में सुरक्षा बलों को आदिवासियों की हत्या का जिम्मेदार बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने पाया कि गलत बयान देने के लिए आदिवासियों पर याचिकाकर्ता ने दबाव बनाया था। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब उस पर सरकार आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों की हत्या का दावा गलत पाया है। छत्तीसगढ़ में वामपंथी चरमपंथियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 2009 में सुरक्षा बलों पर आदिवासियों की कथित तौर पर गैर न्यायिक हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जमशेद बी पारडीवाला की बेंच ने जुर्माना लगाते हुए उसे 4 हफ्ते में जमा करवाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि रकम जमा न होने पर याचिकाकर्ता की संपत्ति से इसकी वसूली होगी। जजों ने झूठी याचिका दाखिल करने का मुकदमा चलाने से मना किया, लेकिन केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को अनुमति दी है कि वे झूठा आरोप लगाने, आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरे आरोपों में हिमांशु के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट में झूठे सबूत देने पर परजूरी का मामला चलाने की मांग को नामंजूर करते हुए कहा कि सरकार खुद जांच कर सकती है और कुछ सबूत मिले तो आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने मामले में आवेदन दाखिल करते हुए बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2010 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने कथित पीड़ितों के बयान दर्ज किए थे। ये बयान 2022 में सार्वजनिक हुए। सार्वजनिक बयान में ये निकलकर सामने आया कि अशिक्षित आदिवासियों को बहला फुसलाकर या उन पर दबाव बनाकर उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में झूठी याचिका दाखिल की गई थी। माओवादियों की तरफ से की जा रही गतिविधियों पर पर्दा ढकने की नीयत से सुरक्षा बलों के खिलाफ कहानी गढ़ी गई। मुख्य याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया। केंद्र ने इस बारे में हिमांशु पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। दरअसल दंतेवाड़ा में वनवासी चेतना आश्रम चलाने वाले याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार ने याचिका दाखिल कर 3 अलग अलग घटनाओं में 17 ग्रामीणों की मौत के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार ने दावा किया था कि उनकी याचिका उन गवाहियों के आधार पर दाखिल की गई है जिसमें उन ग्रामीणों ने उन सभी मौतों के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि उन्हें नक्सलियों ने मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट। आपत्तिजनक ट्वीट और एफसीआरए के उल्लंघन मामले में जमानत के लिए मोहम्मद जुबैर की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने कहा कि जुबैर ने कस्टडी में माना था कि विदेश से उसे पैसे मिले थे, जिसके बाद उस पर एफसीआरए के तहत केस दर्ज किया। जुबैर के वकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि विदेश से कोई पैसा जुबैर को नहीं मिला। वकील ने कहा कि एक्सेल शीट में अल्ट न्यूज को फंड मिलने की लिस्टिंग पाकिस्तानी कोड नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। वहीं एक और मामले में हाथरस सीजेएम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की जमानत न देने के खिलाफ दाखिल सेशन कोर्ट में अपील पर जुबैर की वकील वृंदा गोवर ने कहा कि मामला पुराने ट्वीट का है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से केस फाइल देने के लिए कहा है। साथ में कोर्ट ने पुलिस से ट्वीट की तारीख पूछी है। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एसपीपी अतुल श्रीवास्तव ने ट्वीट की तारीख के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये ट्वीट अभी भी मौजूद है।
उन्होंने कहा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और जुबेर ने हनीमून से उनको जोड़ा है। कोर्ट ने पुलिस को व्यक्तियों का विवरण दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एसपीपी ने दलील देते हुए कहा, जुबेर को 2022 में ईरान, सऊदी, पाकिस्तान आदि देशों से विदेशी फंड भी मिला था। उन्होंने कोर्ट को FCRA के तहत विदेशी योगदान और विदेशी स्रोत की जानकारी दी। वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, जुबेर का विदेशी धन के मामले में कोई लिंक नहीं है और किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हमने उन लोगों से संपर्क किया है जिन्होंने उसे पैसे दिए। जुबेर की तरफ से कहा गया कि FCRA का मामला ही नहीं बनता। जुबेर ने ट्वीट की बात स्वीकार की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुबेर को 56 लाख रुपए मिले, जिसमें FCRA का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस कस्टडी के दौरान जुबैर ने माना है कि उसे रेजर पे के जरिए पैसे मिलते थे, तब हमने उस पर FCRA की धारा 35 लगाई। फिलहाल जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पटियाला हाउस कोर्ट कल 2 बजे जमानत पर फैसला सुनाएगा। जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज 6 FIR को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में उसके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। जुबैर ने अपनी याचिका में उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में दर्ज FIR की जांच के लिए गठित SIT का विरोध करते हुए कहा है कि यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी IG की अगुवाई में SIT गठित करने का ऐलान किया है। वहीं हाथरस CJM कोर्ट में पेश हुए मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आदिवासियों की जुडिशियल किलिंग का आरोप लगाने वाली याचिका को फर्जी पाया और खारिज कर दिया। याचिका में सुरक्षा बलों को आदिवासियों की हत्या का जिम्मेदार बताते हुए SIT जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने पाया कि गलत बयान देने के लिए आदिवासियों पर याचिकाकर्ता ने दबाव बनाया था। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब उस पर सरकार आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका दाखिल की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस कानून का समर्थन करते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं में पक्षकार बनने की मांग की है। बोर्ड ने अपनी अर्जी में कहा है कि ये अधिनियम भविष्य में श्री राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे विवाद ना पैदा हो, उससे बचने और समाज में वैमनस्य को रोकने के अच्छे इरादे से इस कानून को बनाया गया है। इसलिए इस कानून को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का समर्थन करते हुए मामले में पक्षकार बनने के लिए बोर्ड ने भी हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। जौहर विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की आशंका के आधार पर दाखिल आजम खान की याचिका मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की मांग स्वीकार करते हुए 19 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 22 जुलाई तय कर दी है। आजम खान की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अवमानना याचिका दाखिल करने की मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक के आदेश के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके लिए हम कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे, जिसकी कोर्ट ने इजाजत दे दी। कोर्ट ने पूछा कि प्रशासन की कार्रवाई कब की गई। वकील कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि 1 हफ्ते पहले यह कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार की तरफ से पेश ASG VS राजू ने कहा कि आपको कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रशासन को कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। इस पर ASG राजू ने जवाब देते हुए कहा कि उनको इस बारे में जानकारी के साथ एक विस्तृत हलफनामा वो दाखिल करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका वाली याचिका पर सुनवाई वो कर रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त सही नहीं मानते हुए रोक लगाते हुए कहा था कि जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त लगाई थी।
दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में नेताओं को याचिका में पक्षकार बनाने की मंजूरी दी है। फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे जिनकी बात की गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, अदालत ने इस साल की शुरुआत में अनुराग ठाकुर, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस से हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों को इस मामले से जुड़ी अभियोजन की 2 अर्जियों के आधार पर नोटिस जारी किया था। अब इन नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई नेताओं पर कथित घृणास्पद भाषणों के लिए केस में पक्षकार बनाने की इजाजत दे दी है। अब इन नेताओं के खिलाफ जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने एक याचिका में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता कपिल मिश्रा और परवेश साहिब सिंह वर्मा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी, आप के मनीष सिसोदिया और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य को पक्षकार की मांग करने वाले आवेदनों की अनुमति दे दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके भाषणों के कारण 2020 के दिल्ली दंगे हुए थे। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पक्षकार 1 सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे और कथित घृणास्पद भाषणों पर उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि जो लोग मुख्य याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं वे 1 सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तावित प्रतिवादी उन्हें पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध करने वाली अर्जियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। अदालत लगभग आधा दर्जन याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन उत्तरदाताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा दी, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 के दंगों को भड़काया। याचिकाओं में मांग की गई है कि उनके कथित घृणास्पद भाषणों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और दंगों से निपटने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जाना चाहिए, जहां 50 से अधिक लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय को इन मामलों को यथासंभव तेजी से 3 महीने के भीतर निपटने के लिए कहने के बाद याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.